हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। आज के वीडियो के अंदर हम आईपीओ की पूरी प्रोसेस जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूं कि जब आईपीओ आता है ना, तो पूरी प्रोसेस मतलब शुरू से लेकर अंत तक, अनाउंसमेंट से लेकर लिस्टिंग तक क्या क्या प्रोसेस होती है, वो पूरी डिटेल में आपको जानकारी में देने वाला हूँ। मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और फटाफट से शुरू कर देते हैं पूरी आईपीओ की प्रोसेस कैसे होती है। चलिए आपके साथ मैं शुरू कर देता हूँ कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आईपीओ प्रोसेस जब शुरू कहाँ होती है, बिगिंस ऑन द डे the issuing company decide to go public till the listing of the IPO and post issuing activity। जब भी कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे आईपीओ लाना है, वहां से उसी दिन से ये पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस शुरू हो जाती है। इंडिया के अंदर ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और लेंदी टास्क है, मतलब पूरा जो प्रोसेस है ना, वो लंबा टास्क है, लेंदी टास्क है, टफ टास्क है। द आईपीओ प्रोसेस इज गवर्न बाय सेबी। देखो, सेबी तो सबका माई बाप है ही है। सेबी के अप्रूवल के बगैर आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते। सेबी के साथ साथ जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं, जो जो बेसिकली बोलते हैं ना कि भाई एक्सचेंजेस हैं, उनको भी आपको कहीं ना कहीं सब कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट एंड रिलेटेड मैटर्स। ये एक्चुअली क्यों करना पड़ता है? आईपीओ जब लेके आएंगे ना, तो सेबी को बताना पड़ेगा, एक्सचेंजेस को बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? बहुत सिंपल रीजन ये है कि आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है ना, हमारा प्रोटेक्शन बना रहे, हमको मिसगाइड ना किया जाए, एक अच्छा खासा बोल सकते हैं ना कि भाई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हम कर पाए। ये सब कुछ रीज़न की वजह से आपको यहाँ पर सेबी और एक्सचेंजेस को या आरओसी, दैट इज़ रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब स्टेप, सबसे पहला स्टेप, आपको मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना होता है। उनका दूसरा नाम होता है लीड मैनेजर। अ कंपनी अपॉइंट्स अ मर्चेंट बैंकर टू असिस्ट द इश्यूअर थ्रू आउट द प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यू डिलीजेंस टू पोस्ट लिस्टिंग। ड्यू डिलीजेंस मतलब सब कुछ सही है कि नहीं है, वहां से शुरू करने के बाद लिस्टिंग होगा ना, तब तक सबसे पहले जो हेल्प करेगा ना, मतलब कोई ऐसे बंदे हैं, ऐसी के कंपनीज हैं जो आपको पूरा पूरा डिटेल में हेल्प करेगी, और वो है मर्चेंट बैंकर्स। सो कंपनी को सबसे पहले तो मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। दे ऑर्केस्ट्रेट द एंटायर आईपीओ प्रोसेस। मतलब यही बंदे हैं, मर्चेंट बैंकर्स ही है, जो आपको पूरा डिटेल में हेल्प करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा हेल्प करने वाले हैं। आईपीओ प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेट विथ ऑल द पार्टीज। मतलब जितने जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ना, वो इश्यूअर तो खुद है ही है, उसके साथ साथ इन्वेस्टर आपके जैसे लोग हैं, आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर, क्यूआईबी इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर। मतलब ये कुछ इन्वेस्टर के टाइप है। अगर ये इन्वेस्टर के टाइप आपको नहीं पता है ना, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा आई बटन के ऊपर, पूरा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि इन्वेस्टर के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, राइट। मर्चेंट बैंकर इज सेबी रजिस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है यहाँ पर, कि ये सेबी रजिस्टर्ड ही होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। That institute assists companies with a financial solution such as raising fund, providing advisory services, acting as underwriter and many more। वो सर्विसेज देते हैं, एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, पूरी डिटेल जानकारी कंपनी को ये शुरू से लेकर अंत तक देते हैं। अ कंपनी कैन अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स। कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। कंपनी को लगता है कि मुझे 3 अपॉइंट करना है मर्चेंट बैंकर्स, तो वो 3 कर सकता है। कंपनी को लगता है मुझे 5 करना है, 5 कर सकता है। कंपनी को लगता है मेरा खाली एक मर्चेंट बैंकर से काम चल जाएगा, वो भी मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो स्टेप है ना, कि अपॉइंट करना है किसको? मर्चेंट बैंकर्स को। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा पता है? डीआरएचपी अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेबी को एक डीआरएचपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। डीआरएचपी का फुल फॉर्म यहाँ पर है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सेबी पूरा वो डिटेल जानकारी लेगी, उसके अंदर क्या लिखा है वो सब कुछ मेंशन करेंगे, और बाद में सेबी अप्रूवल देंगे। द डीआरएचपी डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू सेबी फॉर रिव्यू। द प्रोसेस टेक्स बिटवीन 2 to 4 मंथ, कहीं ना कहीं 2 से 4 मंथ।
हम वीडियो के एंड में कहीं न कहीं पूरी टाइमलाइन जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, जानकारी और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि पूरी एक अगर आईपीओ आता है ना, तो कितने टाइम के अंदर, कितने महीने के अंदर पूरी प्रोसेस वो खत्म हो जाती है। सो सेबी रिव्यूज़ द इन्फॉर्मेशन इन द डीआरएचपी एंड इश्यू नेसेसरी अप्रूवल्स। सेबी को जैसे ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ना, तो सेबी क्या करेगी पता है? पूरी जानकारी लेगी, पूरी जाँच करेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगी और बाद में ही अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने से पहले अगर सेबी को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है ना, तो बहुत सारे बोलते हैं ना कि प्रूफ मँगवाएँगे, डॉक्यूमेंट्स मँगवाएँगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होंगी वो सॉल्यूशन माँगेंगे और लास्ट में ही वो लोग अपना अप्रूवल देंगे। सो दूसरा स्टेप, डीआरएचपी को अप्रूवल कराना है सेबी से। ये पूरी प्रोसेस में थर्ड स्टेप आता है आईपीओ एप्लीकेशन टू एक्सचेंजेस। याद है एनएससी और बीएसई जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि जब भी कोई आईपीओ आएगा ना, तो ये 2 एक्सचेंज पर ही लिस्ट होने वाला है। तो आपको आईपीओ का एप्लीकेशन कहाँ का करना पड़ेगा? एक्सचेंजेस में। मर्चेंट बैंकर देन सबमिट द आईपीओ एप्लीकेशन एंड डीआरएचपी डॉक्यूमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंजेस। आईपीओ एप्लीकेशन जो की होगी वो, उसके साथ-साथ डीआरएचपी जो सेबी से अप्रूवल मिला है ना, वो एक्सचेंज में सबमिट करना पड़ेगा। द एक्सचेंज गिव्स द कंपनी द प्रिंसिपल अप्रूवल आफ्टर वेरीफाइंग द आईपीओ एप्लीकेशन। जैसे एक्सचेंजेस को आईपीओ का एप्लीकेशन मिलेगा ना, वो वेरीफाई करेंगे, एक्सचेंज वेरीफाई करेंगे और वो एक्सचेंज वेरीफाई करने के बाद कहीं न कहीं एक्सचेंजेस भी अप्रूवल देंगे कि आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब पूरी प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से, कि क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। आईपीओ की प्राइस कैसे आएगी? जैसे ही आप सबमिशन करते हो ना, तो इश्यूअर और मर्चेंट बैंकर्स ये दोनों साथ में मिलकर कंपनी के आईपीओ जो आ रहे हैं ना, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। अब प्राइसिंग डिसाइड करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है फिक्स प्राइस इश्यू और दूसरा मेथड है बुक बिल्डिंग इश्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको पूरा एक डिटेल वीडियो जानकारी मिल जाएगी कि फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है। पर अभी मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये 2 मेथड है। अब फिक्स प्राइस के अंदर क्या होगा पता है? बहुत सिंपल चीज़ है। आईपीओ आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन-सी प्राइस पर एप्लाई करना है। फाइनल प्राइस, फाइनल मतलब एकदम फाइनल प्राइस कि यही प्राइस पर आपको अलॉटमेंट में मिलेगा या आपको अप्लाई करना है। तो वो हो गया फिक्स प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी कंपनी फिक्स प्राइस पर अपना आईपीओ लेके आती है, तो उनका एक प्राइस फिक्स होगा कि भई उनको ₹70 पर ही देना है। दैट इज़ इट, सिंपल। ₹70 फिक्स हो जाएगा, कोई रेंज नहीं दी जाएगी। रेंज किसके अंदर आएगी? जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर कहीं न कहीं आपको एक रेंज मिलती है। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि आपको रेंज मिली है ₹80 से लेकर ₹90, या तो फिर सेबी के रूल के मुताबिक ये रेंज 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो वेरिएशन है ना, 80 और 90 के बीच का जो वेरिएशन है, वो 20% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सो सिंपल प्रोसेस यहाँ पर ये है कि बेस्ड ऑन दिस रूल्स, गाइडलाइंस, आपको कहीं न कहीं प्राइस डिटरमाइन करनी पड़ेगी। कौन डिटरमाइन करेगा? इश्यूअर, मतलब जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है वो, और जो मर्चेंट बैंकर उन लोगों ने अपॉइंट किया है ना, ये दोनों मिलकर आइदर फिक्स प्राइस पर या आइदर बुक बिल्डिंग पर कहीं न कहीं वो लोग अपना प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जो अगला स्टेप है ना, वो बहुत सिंपल है। याद है डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, उसी तरह से यहाँ पर कंपनी को आरएचपी, सेबी से अप्रूवल मिला, गाइडलाइंस आपने फॉलो कर ली, सेबी बोल रही है कि सब कुछ सही दिख रहा है। अब आपको प्राइसिंग भी डिसाइड हो रही है आपकी मर्चेंट बैंकर के साथ, अब आपको है ना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब ये फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट है, वो सबमिशन करना पड़ेगा। नाम क्या बोलते हैं उसको? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इज़ प्रिपेयर्ड एंड फाइल्ड विद द एक्सचेंजेस। कहीं न कहीं ये एक्सचेंजेस को फाइल करना पड़ेगा। आरएचपी इज़ एन अपडेटेड वर्ज़न ऑफ द डीआरएचपी। जैसे मैंने बोला ना कि डीआरएचपी के अंदर कुछ गलतियाँ थी, कुछ मिस्टेक्स थे, सेबी ने कुछ आपको चेंजेस करने को बोले, तो वो चेंजेस आपको आरएचपी के अंदर करने हैं और एक प्रॉपर अपडेटेड वर्ज़न आपका यहाँ पर निकल के आएगा। क्या-क्या होगा? इट कंटेन्स करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी की इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी कि मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल डेटा होगा, एकदम अपडेटेड फाइनेंशियल डेटा चाहिए। हो सकता है कि कंपनी ने डीआरएसपी 6 महीने पहले फाइल किया था, तो उस टाइम पर आपने वो फाइनेंशियल डेटा दिए थे, बट पूरी प्रोसेस खत्म होते-होते आपका 6 महीना लग गया है, तो अभी आपको कंपल्सरी अपडेटेड फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर देना पड़ेगा। इट आल्सो कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज़ आईपीओ टाइमलाइन, प्राइसिंग डिटेल। देखो डीआरएसपी के अंदर प्राइसिंग नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी नहीं होंगे, कौन से प्राइस पर दिया जाएगा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको इश्यू साइज़, प्राइसिंग, रेंज सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो एक नेक्स्ट स्टेप आया, वो था आरएचपी का सबमिशन।
अगला स्टेप बहुत सिंपल है, आरएचपी का सबमिशन हो चुका है, प्रॉस्पेक्टस सबको पता चल चुका है, पब्लिक को आपने ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, मार्केट में अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, हमारी डेट्स ये है, हमारी प्राइस ये है, हमारा इश्यू साइज इतना है, आपको कितने शेयर मिलेंगे, पूरी डिटेल आपके पास अवेलेबल है। अब कंपनी क्या करेगी पता है? इंपॉर्टेंट, रोड शो। रोड शो यहाँ पर भी होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी करेगी, पब्लिक में अनाउंसमेंट करेंगी कि हम ये पर्टिकुलर आईपीओ लेके आए हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर होर्डिंग्स लगेंगे, पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगी, लोगों को बताया जाएगा, रोड शो से बताया जाएगा कि हमारी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, टुगेदर विद द पीआर एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जैसे मैंने बोला, मार्केटिंग, पीआर यहाँ पर करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, मर्चेंट बैंकर्स एडवर्टाइज करेंगे ये आईपीओ का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन आईपीओ रोड शो। हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर तो आपको कंपलसरी ये पर्टिकुलर रोड शो देखने को मिलेगा। दे अरेंज इन्वेस्टर्स मीटिंग, लोगों को बुलाया जाएगा, क्लाइंट्स को बुलाया जाएगा, ब्रोकर्स को बुलाया जाएगा, उनके क्लाइंट्स को बुलाया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, राइट। द मीटिंग्स आर आल्सो अरेंज विद द जर्नलिस्ट। जैसे मैंने बोला, न्यूज़पेपर में आपको ऐड देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, अलग अलग माध्यम के तौर पर, अलग अलग जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो बेसिकली ये मार्केटिंग एक्टिविटी है, रोड शो यहाँ पर है, जो हमारा अगला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया? आईपीओ इज ओपन फॉर एंकर इन्वेस्टर। देखो, मैं एक सिंपल बात बताऊं, आईपीओ फॉर एग्जांपल ओपन हो रहा है 25 तारीख को, क्लोज हो जाएगा 25, 26 और 27, 3 दिन ओपन रहेगा, तो क्लोज हो जाएगा 25, 26 और 27। अब ये जो एंकर इन्वेस्टर है ना, उनके लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा अगले दिन, दैट इज 24 को। 24 तारीख को ये लास्ट डे होगा उनका अप्लाई करने का। तो एंकर इन्वेस्टर के लिए एक दिन पहले एडवांटेज मिलता है। एंकर इन्वेस्टर क्या है? देखो, अगर आपको नहीं पता है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि एंकर इन्वेस्टर का मीनिंग नहीं पता है, मैं आपको उसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो बना के दे दूंगा। सो आईपीओ विल बी ओपन फॉर एंकर इन्वेस्टर इफ एनी, अगर है तो, जनरली होने ही वाला है, अभी ऐसा इफ का कोई चांस है ही नहीं। एन एंकर इन्वेस्टर इज ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। जनरली ये कौन होता है? याद है, हमने आईपीओ इन्वेस्टर के जो वीडियो बनाया था ना, उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था क्यूआईबी के बारे में। सो जनरली जो एंकर इन्वेस्टर है ना, वो क्यूआईबी ही होते हैं। वो अप्लाइज फॉर आईपीओ अंडर एंकर इन्वेस्टर सेक्शन एंड सबमिट अ बिड अमाउंट एटलीस्ट फॉर 10 करोड़। कहीं ना कहीं उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, 10 करोड़ से ज्यादा का होगा। और एक चीज बता दूं, एंकर इन्वेस्टर जब अप्लाई करते हैं ना किसी भी आईपीओ के अंदर, तो उनको फर्म अलॉटमेंट मिलता है। आपको और मुझे जब आईपीओ की एप्लीकेशन करते हैं तो अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। पर यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर को 100% अलॉटमेंट मिलता है, और उनके लिए लॉक इन पीरियड भी होता है, मतलब वो लिस्टिंग के डे पर नहीं बेच सकते। द कंपनी अलॉट्स द शेयर टू द एंकर इन्वेस्टर 1 day बिफोर द इश्यू ओपन्स टू द पब्लिक। एक दिन पहले कंपनी अलॉटमेंट दे देगी, कंपनी अनाउंसमेंट कर देगी कि हमने इतने इतने क्यूआईबीज हैं, कुछ नाम होंगे वहां पर, म्यूचुअल फंड की एएमसीज होगी, कुछ बड़ी बड़ी बैंक्स होगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, वहां पर पूरा डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी एएमसी का कोई म्यूचुअल फंड है तो उन्होंने 50 करोड़ वहां पर डाले हैं, कोई निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड है जो स्कीम है उसने कुछ 25 करोड़ डाले हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रोकिंग हाउस है वहां पर पैसे डाल रहे हैं, मतलब आपको पूरा एक लिस्ट एक दिन पहले रात को देखने को मिल जाएगा। सो ये प्रोसेस का एक पार्ट है कि आईपीओ पहले ओपन किसके लिए होगा, आपके और मेरे लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? क्यूआईबी मतलब एंकर इन्वेस्टर के लिए होगा। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत सिंपल है, क्या लिखा है? किसके लिए अभी आईपीओ ओपन हो चुका? आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, मतलब पब्लिक के लिए आईपीओ ओपन हो चुका है। नॉर्मल आईपीओ, नॉर्मल अभी जो है ना वो 3 days ओपन रहता है, पर अगर कोई सैटरडे संडे आ जाता है तो उसको 5 days ओपन रखता है, ओपन होना पड़ता है, राइट, ओपन रखते हैं कंपनी। जनरली रूल ये बोलता है कि आईपीओ 3 दिन से लेकर 10 days तक ओपन हो सकता है, कोई उसके अंदर इश्यू नहीं है। सो मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। ये बीड हम लोग पे, मतलब आपको पता है ना कि हम लोग अप्लाई करते हैं, बीड करते हैं, कोई प्राइस रेंज दिया होगा, हम अप्लाई करेंगे, हम एचएनआई कैटेगरी के अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर, क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं। सिंपल फंडा यहाँ पर ये है कि आपको जब अप्लाई करोगे ना, तो एक यूनिक एप्लीकेशन, आईपीओ का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, विच इज द रेफरेंस। वो रेफरेंस के ऊपर से आपको पता चलेगा कि क्या आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो स्टेप बहुत सिंपल है, एंकर इन्वेस्टर को आपने पहले अलाउ किया, अब आपको किसको बताना है? पब्लिक को, जनरल पब्लिक को आईपीओ ओपन करना है। अगला सिंपल स्टेप क्या है पता है? आईपीओ का अलॉटमेंट। आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होगा? आपने अप्लाई किया हुआ है, प्रोसेस वही है ना, शेयर अलॉटमेंट। आपने अप्लाई किया है, सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट को और आपके पैन कार्ड को
और आपके जो बैंक ब्रोकिंग का जो एप्लीकेशन नंबर है, जो एप्लीकेशन आपने किया है जिस ब्रोकर से, वो तीनों चीज़ों को मैच किया जाएगा। अगर मैच होता है तो आगे आप फॉरवर्ड, मतलब वो एक्सचेंजेस में फॉरवर्ड होगा, आप एलिजिबल बनते हो कि नहीं बनते हो उसी के ऊपर से डिसाइड होगा। चलो आप एलिजिबल हो, सब कुछ सेम निकल के आ रहा है। अब एक लॉटरी सिस्टम लगेगी, एक ड्रॉ सिस्टम लगेगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला ना, तो आपके पैसे, अभी तो क्या है पता है, याद है, असबा, ASBA, मतलब आपके पैसे कट नहीं होते जब आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो ना, आपके पैसे खाली ब्लॉक होते हैं। जैसे ही ब्लॉक होते हैं ना, आपको पता चल जाएगा मेरा पैसा ब्लॉक हुआ है। पर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट नहीं मिला है। बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा, कंपनी के मर्चेंट बैंकर्स आपको एक मैसेज भेज देंगे कि देखो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, आपके पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे। और तुरंत ही कुछ ही घंटों के अंदर आपको अनब्लॉक का मैसेज भी आ जाएगा कि आपके पैसे अनब्लॉक हो चुके हैं। पर अगर बाय चांस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो पैसे कट हो जाएंगे और आपके डीमेट अकाउंट के अंदर विद इन 1 डे में जितने भी शेयर्स आपको मिले हैं ना, अलॉटमेंट हुए, वो सारे शेयर्स आपको वहां पर कहीं ना कहीं डीमेट के अंदर क्रेडिट देखने को मिल जाएगा। सो ये जो पूरी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस लिखा है ना, वही लिखा है कि आपको एक्सचेंजेस को बताना पड़ेगा, आपके सारे बैंक अकाउंट, आपका डीमेट अकाउंट सब जो है वो मैचिंग करना पड़ेगा, सेम पर्सन का है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। आप थर्ड पार्टी नहीं कर सकते, डीमेट अकाउंट किसी का आपका पैसा लग रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। ड्रॉ जो होता है ना, वो लॉटरी सिस्टम से ही होता है। अभी तो यही हो चुका है, नॉर्मल प्रोसेस यही है कि प्रोरेटा बेसिस लॉटरी सिस्टम ही होने वाला है। पैसा विड्रॉ हो जाएगा और अगर आपका अलॉटमेंट मिला है तो आपके अकाउंट के अंदर डीमेट के अंदर शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है आईपीओ शेयर अलॉटमेंट की। आप लोगों को अलॉटमेंट मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या करना है पता है, आपको वेट करना है लिस्टिंग डे का। अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली तो कहीं से शेयर मिलने वाले है नहीं। अब लिस्टिंग के लिए जब लिस्टिंग डे होगा ना, तो प्री सेशन होता है। नॉर्मली जब मार्केट ओपन होता है ना, तब भी आपको पता होगा कि 9 बजे से लेकर 9:15 ये पहला प्री ओपनिंग मार्केट का सेशन होता है। उसी तरह से सेम वे में यहाँ पर भी आपको प्री ओपनिंग सेशन देखने को मिल जाएगा जब कोई कंपनी नई लिस्टिंग करने जाएगी तब। द प्री ओपनिंग सेशन लास्ट 45 मिनट्स, 45 मिनट तक आपका ये प्री ओपनिंग सेशन रहने वाला है। कितने बजे से? 9 बजे से लेकर 9:45, 9 to 9:45। ये जो 45 मिनट है ना, वो प्री ओपनिंग आईपीओ स्पेशल आईपीओ का सेशन यहाँ पर रहने वाला है। 9:45 से लेकर 9:55 तक आप कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो फॉर फर्स्ट 45 मिनट्स। ऑर्डर आपके मैच होंगे, आपका ओपनिंग प्राइस आपको डिसाइड करने को मिलेगा और आपका ट्रेडिंग कंफर्मेशन ट्रेडर को भी मिल जाएगा। सो 10 मिनट के अंदर 9:45 टू 9:55, ये जो 10 मिनट है ना, उसके अंदर आपने जो प्री ओपनिंग सेशन के अंदर ऑर्डर प्लेस किए होंगे, आपने आपके ऑर्डर मैच किए जाएंगे, ये सारी प्रोसेस वो 45 मिनट के अंदर होगी। पर मतलब आपको अप्लाई करने का या प्रोसेस करने का चांस मिलेगा, पता कब चलेगा? तो 10 मिनट के अंदर 9:45 से लेकर 9:55। और 5 मिनट का हॉल्ट पीरियड होगा, नॉर्मल उसको बोलते हैं, एकदम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। और नॉर्मल ट्रेडिंग जो शुरू होगा ना, कोई भी आईपीओ लिस्ट हुआ, वो जो दिन लिस्ट हो रहा है उस दिन 10 बजे से नॉर्मल ट्रेडिंग उसके अंदर शुरू होता है। अगर प्री आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना है, आपके शेयर्स नहीं बेचना है या नहीं खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हो, 10 बजे तक का वेट कर सकते हो कि हाँ 10 बजे बज चुके हैं, अब मैं ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ। सो बहुत सिंपल प्रोसेस, ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है कि आईपीओ का लिस्टिंग यहाँ पर हो गया। एक लास्ट में छोटी सी चीज बता दो जो मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था। आईपीओ की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, उसका टाइमलाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कितने टाइम के अंदर। तो सबसे पहला प्लानिंग 2 वीक, ड्यू डिलीजेंस मतलब सब कुछ सही है कि नहीं है चेक करना, ये करना, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, वो 4 से 5 वीक लगेगा। डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो मैंने आपको बोला, उसको प्रिपेयर करने में कंपनी को 1 वीक का लगेगा। जब वो प्रिपेयर करके सबमिशन करते हैं ना, तो सेबी को अप्रूवल देने में 4 से 8 वीक लगते हैं, कहीं ना कहीं 2 महीने का भी समय हो जाता है कभी कभी। आरएचपी जब सबमिशन करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं 2 से 3 वीक लगते हैं। ये टेंटेटिव है, मतलब ऊपर नीचे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आईपीओ जब अनाउंसमेंट करते हैं, जब लॉन्च करते हैं, तो मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम मैंने पहले ही बोला था कि 10 डेज तक मैक्सिमम ओपन हो सकता है। अलॉटमेंट आज की डेट में नए रूल के मुताबिक 3 दिन खत्म हुए,
चौथे दिन मतलब विद इन 1 डे ऑफ इश्यू क्लोज, एक जब क्लोज हुआ ना तो आपको एक ही दिन के अंदर पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और लिस्टिंग कब हो जाएगा? विद इन 3 डेज आफ्टर क्लोजर। 3 दिन के बाद क्लोज हुआ, 3 दिन ओपन रहा, क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे अलॉटमेंट के बारे में पता चल जाएगा और उसके 3 दिन के अंदर जनरली तो 5th डे में ही आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। पर मैक्सिमम जो रूल बनाया है ना वो 3 दिन के अंदर आपको कंपलसरी लिस्टिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद 2-3 वीक में कुछ पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सो ये पूरा आईपीओ का प्रोसेस का टाइमलाइन है ना, वीक वाइज, मतलब हर एक फेज के बारे में बात किया, हर एक फेज के, और हर एक फेज का कितना टाइमलाइन हो सकता है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, आई होप कि जो पूरी आईपीओ की प्रोसेस एकदम डिटेल में मैंने आपके साथ जो शेयर की है ना, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आता है, आप बिंदास कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आराम से सभी क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझा के भेज दूंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि आईपीओ की प्रोसेस के अंदर कितने कितने स्टेप्स या स्टेजेस होते हैं। Friends, thank you so much for watching my video. Thank you very much.